Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the we can say the most difficult subject which student feel in the NEET syllabus, that is physics. आप जानते हैं कि अब दिवाली बीत चुकी है एंड इट्स नवंबर। सो अब बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि वो फिजिक्स को कैसे हैंडल करें एंड क्या अभी से पॉसिबल है 170 प्लस स्कोर करना। बिकॉज मैं 170 प्लस इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप जानते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई है एंड अगर आपके 650 प्लस भी है तो आप श्योर नहीं हो कि आपको कॉलेज मिलेगा। इवन इस बार की कट ऑफ 650 प्लस ही गई है। सो वी कैन से कि आपको कम से कम अगर अपने चॉइस का कॉलेज चाहिए तो 680 प्लस और 700 प्लस स्कोर करना है, और अगर आपको ऐसा करना है तो फिजिक्स में 170 प्लस तो कंपलसरी है। नाउ स्टार्टिंग विद कि हम कैसे करें। देखिए सबसे बड़ी बात कि आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अभी हो सकता है कि आपका सब कुछ सही चल रहा हो, जो कि बहुत ही कम पॉसिबल है। हो सकता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला हो, जो कि मतलब अगर है तो फिर आप बहुत आगे। बट अगर आप वैसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप बैकलॉग फेस कर रहे हैं या फिर आपका सिलेबस अभी उतना अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, जिससे कि आपके 3 मंथ में, क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं और आप जानते हैं कि मतलब सिचुएशन जैसे-जैसे विंटर आते जाते हैं, कुछ लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट है वो तो टॉप करेगा ही, उसका तो सिलेबस दिसंबर में खत्म हो जाएगा। बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट और आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो फिर आपको फिजिक्स को बहुत ही स्मार्टली अप्रोच करना है। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो ये है कि आपकी कुछ भी सिचुएशन हो, आपको सबसे पहले एक प्रॉपर रिसोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपका रिसोर्स फिक्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे मैं बताऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें ऑनेस्ट एफर्ट लगेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एक ऑनेस्ट एफर्ट चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने आप से, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे या आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिल पाएँगे। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मतलब कैसे अप्रोच करना है आप फिज़िक्स को। क्योंकि ऐसा कुछ भी हो सकता है आपकी सिचुएशन कि आपके पास बैकलॉग हो या फिर आपका अप टू द मार्क ना चल रहा हो, तो उसको कैसे हैंडल करें। और मैं आपको टाइम नहीं बताऊँगा कि आपको ऐसे करना है फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, क्योंकि वो ना लॉन्ग टर्म हमेशा शेड्यूल खराब होता है, एज़ कम्पेयर टू आप शॉर्ट टर्म शेड्यूल की बात करें। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूल में आपको कैसे अचीव करना है वो लॉन्ग टर्म चीज़ को, वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक आइडियल स्टूडेंट के लिए लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या होनी चाहिए यहाँ से। देखिए, देखिए, सबसे पहले लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए फिज़िक्स के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और चलिए हम एक बार इस पे बात कर ही लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच के लिए क्या होना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहले जो लॉन्ग टर्म अप्रोच है वो क्या है? लॉन्ग टर्म गोल क्या है? पहला कि देखिए सिलेबस को कंप्लीट करना है। हमारा मिड फरवरी या मार्च तक। अब कुछ को लगेगा ये बहुत अर्ली है ना? मार्च तक सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पूरा मार्च जो है वो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है। बिकॉज़ नीट अब वो गेम हो चुका है कि सिलेबस सबको पता है, सिलेबस बहुत आसान है। अराउंड आप देख सकते हैं कि 40% बच्चे सिलेबस कंप्लीट करके भी जा रहे हैं और उनमें से 30, 35, 40% के करीब रिवीजन भी करके जा रहे हैं। तो आपको रिवीजन करना तो कंपल्सरी है। नाउ तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको रिसोर्स स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि स्टिक टू वन रिसोर्स, डोंट गो एंड रन फॉर अदर बुक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिक टू वन रिसोर्स, आप जिस भी कोचिंग में हैं उसका लीजिए, अगर कोचिंग का नहीं है तो एक रिसोर्स को स्टिक कर जाइए प्लीज। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को हम करने के चक्कर में सिलेबस जो है वो हम कंप्लीट कर ही नहीं पाते हैं कभी। हमारा मान लीजिए हम बैठ गए काइनेमेटिक्स में 5 बुक सॉल्व करने, बट आगे का एसएचएम पता है कि एसएचएम तो चैप्टर ही नहीं पता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए सिलेबस में आपको पता है कि कोई टॉपिक हार्ड नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं आता है जो अनसॉल्वेबल है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आपको पता है कि अगर आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाते हैं 1 से 2 हर टॉपिक से, तो इट्स बिकम वेरी ईज़ी। बट रिवीजन कम से कम 2 से 3 बार होना चाहिए। अब सिलेबस में क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि रिसोर्स स्पेसिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसोर्स में करना क्या है वो हम मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है। अब आपका लेक्चर कहीं से भी हो सकता है, यहाँ मैं किसी भी रिसोर्स को बिल्कुल भी ऐसा कहूँगा नहीं कि वो अच्छा है और वो बुरा है। सब बहुत अच्छे हैं। आप जिस भी कोचिंग में हैं उस पर फोकस करिए, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। ऑफलाइन है तो आप डायरेक्ट टीचर के कॉन्टैक्ट में है तो इट्स वेरी गुड। नाउ सेकंड, कि आपकी जो प्रैक्टिस शीट आपको मिलती है, जैसे हम डीपीपी कहीं कहते हैं, कहीं प्रैक्टिस शीट कहते हैं, जो भी आपको मिलती है डीपीपी प्रैक्टिस शीट,
या ऑफलाइन क्लासेस में तो आपको मिलती है। तो वो सब कुछ जो मिलती है वो आपको सॉल्व करना है। ओके, नाउ नाउ स्टार्टिंग विथ की प्रैक्टिस शीट आपको सॉल्व करनी है। मतलब आपने लेक्चर देखा, प्रैक्टिस शीट सॉल्व की, उसके बाद एक बार कम से कम नोट से रिवीजन किया। और रिवीजन कैसे होना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट मुझे क्या लगता है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, पहला ये कि थ्योरी और क्वेश्चन पढ़िए और फिर उसे अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करिए। जैसे आपने पढ़ा, क्या नाम है, फॉर एग्जांपल आपने फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी है कि क्या फॉर्मूला था, क्या कॉन्सेप्ट था, हमें कैसे करना है, ये आपको सबसे पहले रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन में मूव करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। और इफेक्टिव स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी तो सभी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई पढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव वन टाइम रिवीजन नोट्स का होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स कब बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट, और कैसे बनाएं। देखिए, आपने पूरा एक चैप्टर रिवाइज किया, आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया। कैसे रिवीजन किया, पहले थ्योरी पढ़ी, फिर फॉर्मूला पढ़ा, फिर अपने माइंड में रिकॉल भी किया कि वो थ्योरी में क्या लिखा था और फॉर्मूले में क्या लिखा था। फिर क्वेश्चन दो तीन जो सॉल्व करवाए हैं वो सॉल्व किए बिना देखे। उसके बाद जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रेडीमेड हमें मिल रहे हैं कोचिंग से, तो मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप रेडीमेड मिल रहे हैं तो आप अपना टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करें, टाइम बहुत कीमती है। बट फिर भी मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपके हाथों का शॉर्ट नोट्स हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। इसीलिए आप एक शॉर्ट नोट्स बना लें। ठीक है, और वो शॉर्ट नोट्स सच में शॉर्ट होने चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होने चाहिए, उसमें क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो एकदम टिपिकली मार्क्ड क्वेश्चन होने चाहिए जो आपका गलत हो रहा है। अगर वो गलत हो रहा है तो फिर टिपिकली मार्क्ड क्वेश्चन को जरूर लिखिए, और पर उसका आंसर साथ में मत लिखिए, क्योंकि आपको रिवीजन करते हुए आंसर्स देखना नहीं है, आपको क्वेश्चंस देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स को 1 और 2 पेजेस, उससे ज्यादा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, या फिर एक पेज में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए उस पूरे चैप्टर को। और रिवीजन के लिए मैंने आपको बता दिया, थ्योरी, फॉर्मूला, रिकॉल एंड क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना करना है। ठीक है, नाउ लास्ट थिंग जो कि मैं आपको बोलूंगा कि ये अभी आपको नहीं करना है, फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट अब आपको सिलेबस के कंप्लीट होने के बाद बनानी है, और आइडियली आपका सिलेबस जो है फरवरी मिड से और मार्च तक खत्म हो जाना चाहिए। यही बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ है जो आपको आगे करेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ। और अच्छा, कुछ को लगेगा कि देखिए, हमारा तो मतलब कोचिंग में जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बाद में जा रहा है, मार्च मिड तक जा रहा है। तो मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि मार्च मिड तक आपको वेट नहीं करना है और अपना रिसोर्स छोड़ दो। जो भी कोचिंग में करवाया जा रहा है, जो भी टीचर बता रहे हैं, वो एक्सपीरियंस टीचर है, प्लीज उन्हें फॉलो कीजिए। जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी लेक्चर बोल रहे हैं वो देखिए, और कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, मैं आपको क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप आखिरी वीडियो देख रहे हैं जो स्ट्रेटजी पे है। उसके बाद आप जाके आराम से पढ़ाई करेंगे, और अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है वो हम आगे देखेंगे। कि टाइम को बहुत मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा ये कर लीजिए लेक्चर प्रैक्टिस शीट, पर इतना टाइम है ही नहीं। आपको पता है नवंबर आ चुका है एंड मई में पेपर है, तो फिर आपके पास टाइम है ही नहीं। तो हम कैसे मैनेज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 से लेके 4 तक आपको सारी चीजें जो है वो अभी कर लेनी है, अपने सिलेबस के कंप्लीट होने के साथ साथ। लास्ट फॉर्मूला शीट मैं आपको बोलूंगा, अगर आप रेडीमेड मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप खुद से भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा होती है। मैं तो फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप अलग जगह से देख लें, जिससे कि कुछ नए फॉर्मूले हो तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो 1 से 4 अभी आपको करना है, और कोशिश करिए कि शॉर्ट नोट्स खुद से बनाए जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि डेली हम ऐसा क्या करें, शेड्यूल में कैसे बनाएं, क्योंकि आपको पता है लिमिटेड आवर है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स ही सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है। सो कैसे मैनेज करें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब बात यह है कि सबसे बड़ी बात जो अभी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी, कि हमें 1 से 4 तक कंप्लीट करना है ना, आपको पता है लेक्चर करना है, फिर हमारा प्रैक्टिस शीट डीपीपी जो भी आपको मिलती है वो कंप्लीट करनी है, फिर आपको उसको रिवीजन भी करना है, और साथ में फिर उसके बाद फाइनल जो है वो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों काम आपको करने हैं, और मैं फिर बोलूंगा कि रिसोर्स फिक्स करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिसोर्स, एक चैप्टर जो आपको बहुत पसंद है, अगर आप उसमें में बहुत आगे चले गए तो आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सिलेबस करना बहुत जरूरी है। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा किसी टीचर के साथ नहीं हूँ, आप किसी से भी पढ़ रहे हो, प्लीज डिवोशनली उन्हें फॉलो कीजिए। उनके अलावा कुछ मत सोचिए कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर टीचर बहुत एक्सपीरियंस है। नाउ स्टार्टिंग विद, आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन आपको फिफ्थ पार्ट करना है। फिफ्थ कौन सा है, मैंने आपको अभी बताया कि आपको फॉर्मूला शीट बनानी है फिफ्थ सिलेबस के कंप्लीशन में। अब बात ये कि क्या यहाँ से मैंने लिखा, इज दिस पॉसिबल टू अचीव, इज दिस इम्पॉसिबल टू अचीव फ्रॉम नो।
क्या ये सच में इम्पॉसिबल है कि मतलब अब नवंबर आ चुका है और अभी भी हम पूरी तरीके से डिसिप्लिन नहीं हुए हैं, तो क्या अब ये इम्पॉसिबल है अचीव करना? आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। और हर एक चीज़ अगर पॉसिबल है, अगर आप पूरी डिवोशनली मेहनत करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे देखिए आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए मैं सच में आपको नहीं चाहता कि आप जल्दी से वीडियो देख के और फिर और सारी वीडियो को स्क्रॉल करने लग जाएं। इससे बेहतर है कि हम प्रॉपरली इसमें डिस्कस करें कि हमें कैसे सच में क्या करना चाहिए जिससे फ़ायदा होगा, और उसके बाद फिर आप डिवोशनली अपनी स्टडी करें, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डेली क्या रूटीन हो सकता है आपका उसको ले। नाउ स्टार्टिंग विद कि फॉलो क्या करें डेली, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट भी है। कि मैं तो आपको बोल दूंगा लेक्चर देखिए, डीपीपी देखिए, करिए, बट आपको पता है कि टाइम नहीं है हमारे पास, हमें लेक्चर्स देखने हैं लाइव, किसी के लाइव लेक्चर्स होते हैं, फिर आपको पता है कि किसी का बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम है। सो क्या करें डेली, क्योंकि डेली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जानते हैं कि कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ तभी आ पाएगी जब आप इसे डेली फॉलो करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा प्लान कर लेते हैं कि भाई आज से पढ़ना शुरू करते हैं और ये हमारा हो जाएगा 2 महीने में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 90 डेज भी ये प्लान फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और 90 दिन बाद आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे मॉक टेस्ट कैसे करना है या रिवीजन कैसे करना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने 2 से 3 टाइम्स रिवीजन नहीं किया सिलेबस को, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 महीना चाहिए, और मॉक टेस्ट अच्छे से 30 से 40 नहीं दिए, तो बहुत मुश्किल है कि आप का यहाँ पे हो पाए। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट सच्चाई यही है कि आपको फोकस करना पड़ेगा। और अभी कोई ऐसा वो मत करिए कि मुझे कॉन्सेप्ट के डेप्थ में नहीं जाना है, मैं तो ऊपर ऊपर से पढ़ के आ जाऊंगा। देखिए अभी आपके पास टाइम है, फाइनली आप जब रिवीजन करेंगे तो आप फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेंगे, दैट्स मोर देन इनफ। बट अभी आपको क्वेश्चंस जरूर करने हैं। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद 4 आवर फिजिक्स को आपको डेली देना है, और जो कि मेरे ख्याल से आपको उतना देना ही चाहिए। इट्स वेरी कंपलसरी कि आप मैं तो नॉर्मली ये रूल फॉलो करता था, 4+3+3, मतलब 4 आवर फॉर फिजिक्स, 3 आवर फॉर केमिस्ट्री एंड 3 आवर फॉर द बायोलॉजी पार्ट। ओके, एक दिन मैं बॉटनी करता था, एक दिन जूलॉजी करता था, क्योंकि आपको पता है 3 आवर जो है वो कम पड़ते हैं बायोलॉजी के लिए। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद डिवाइड दिस, इन 4 घंटों को 2 और 2 घंटों में डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो 2 और 2 घंटे हैं ये हमें एक साथ रखने चाहिए या बाद में। मैं आपको बोलूंगा, अगर आप 4 घंटे कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते तो 2 घंटे सुबह रख लीजिए, 2 घंटे शाम रख लीजिए। इससे क्या रहेगा कि आप थोड़ा सा ऐसा नहीं लगेगा कि 4 घंटे बोरियत हो रही है। और इफेक्टिव स्टडी बहुत जरूरी है, आपका आउटपुट आना बहुत जरूरी है, घंटे देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग विद पहले 2 आवर में आपको क्या करना है, अपने जो भी लेक्चर्स आप देखते हैं डेली, क्योंकि आपको सिलेबस को लाइन अप करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि कुछ लोग बोलेंगे हमारा बैकलॉग हो गया है, कैसे स्टडी करें यार, बड़ी दिक्कत है। तो उसको भी हम बताऊंगा मैं कि बैकलॉग को कैसे कवर करना है। देखिए भाई, सिंपल सी बात है कि बैकलॉग के लिए कोई नया अलग से तो मैं आपको वो बता नहीं सकता है ना, आपको रिव्यू आपको खुद ही करना पड़ेगा। और दिवाली बीत चुकी है, अगर आपका बैकलॉग था तो फिर आपको तो कवर करना ही था वो दिवाली में। और अगर आपने बीच में ऐसा कुछ किया कि आप अपने से पूरे ऑनेस्ट नहीं रहे और दिवाली की छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं और साथ में आपका बैकलॉग भी है, तो फिर तो प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ 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 संडे का टाइम निकालिए, जिस दिन भी छुट्टी मिले उसका टाइम निकालिए, और अपने 1-2 चैप्टर के बैकलॉग को खत्म कीजिए। अगर उससे ज़्यादा बैकलॉग है तो फिर तो वन शॉट पे फोकस करिए, और वन शॉट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए। उनके एक्स्ट्रा एफर्ट में क्या हो सकता है कि आप जो है वो नोट से क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, डीपीपी के साथ नोट से क्वेश्चन कर लीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपको वही रिवीजन भी हो जाएगा, और आपका वो जो आपने पूरा लेक्चर देखने का जो टाइम है उसको आप कम भी कर पाएंगे और इफेक्टिव भी कर पाएंगे। तो मेरा आपसे क्या कहना है कि बैकलॉग के लिए सिर्फ एक ही है कि आपको पढ़ना होगा, है ना। मैं मेरे कहने से या मैं आपकी जगह तो नहीं करूंगा, ऑब्वियसली नहीं करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप प्रॉपर अच्छे तरीके से बैकलॉग को कवर करें बाय, या फिर वो वन शॉट देखिए। अगर 2 से ज़्यादा चैप्टर का बैकलॉग है तो भैया प्लीज, है ना, वन शॉट देखिए। ऐसा कुछ नहीं कि वन शॉट में खराब है, बस आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दीजिए वन शॉट के बाद। कि उसमें क्या है कि अगर वो वन शॉट 8-9 घंटे का है तो उसके बाद आप अगले दिन बैठ के इसके डीपीपी और क्या नाम है एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा कर लीजिए, है ना, नोट से क्वेश्चन कर लीजिए, बस इतना सा काफी है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यार, और मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप ध्यान से सुनिए, तो पहले 2 घंटे में आपको अपना लेक्चर कंप्लीट करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे लेक्चर ही 2.5 घंटे का है ना, हम क्या करें। तो देखिए मैं आपको फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका ये पहली बार नहीं है, तो फिर आपको लेक्चर जो है वो 1.5x पे देखना चाहिए, 1.75x पे देखना चाहिए, और साथ में नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि भाई 2 घंटे में तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो फिर अगर आप लाइव देखते हैं तो फिर तो आपको उसके अकॉर्डिंग से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे 2 आवर को 2.5 आवर कर सकते हैं, बट फिर भी आपको एक्स्ट्रा अगले 2 घंटे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है ना, स्टार्टिंग विद कि लास्ट 2 घंटे में आपको क्या करना है। पहले हाफ एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डीपीपी करें। डीपीपी कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि उस दिन का भी लाइव लेक्चर था तो उसकी डीपीपी भी आती है। मैं आपको बोलूंगा कि उस डीपीपी के लिए आप अलग से टाइम निकालें। फॉर एग्जांपल आपने एक रात का, जैसे मुझे याद है कि मैंने अपने में 9 to 10:30 रात में खाना खाने के बाद 9 to 10:30 में सबकी डीपीपी लाइव लेक्चर जो भी हुआ था उस दिन, उसकी डीपीपी बहुत अच्छे से सॉल्व करता था। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वैसा कर सकते हैं, है ना, कि उसकी डीपीपी सॉल्व कर दी 9 to 10:30। और ये जो टाइम है हाफ एन आवर का, इसमें पुरानी डीपीपी जिस चैप्टर को आप रिवीजन करना चाहते हो उसकी डीपीपी करनी शुरू कर दो। ये हाफ एन आवर में 2 डीपीपी आराम से हो जाएगी अगर आपने वो चैप्टर रिवाइज कर रखा है तो। और ऐसा करते करते आप बहुत सारा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवीजन कर लोगे, है ना। और इतना आप कर लोगे, हाफ एन आवर बहुत बड़ी चीज नहीं होती। उसके बाद आपको बचे हुए 1.5 घंटे क्या करना है, रेस्ट नहीं करना है ऑब्वियसली। उसमें नोट्स रिवीजन करने हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि नोट्स को रिवीजन कैसे करना है, पहले तो आप थ्योरी पढ़िए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, फॉर्मूले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस करिए बिना देखे। ठीक है, सो ये पूरा मामला है। ये इतना आप अगर डेली कर लेते हैं, 4 आवर बहुत है, इफेक्टिव है। इफेक्टिव 4 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 घंटा सुबह दे सकते हैं, 2 घंटा शाम दे सकते हैं, पर आपको जरूर इफेक्टिव 4 आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टार्टिंग विद नेक्स्ट पार्ट, चलिए। बैकलॉग के लिए मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, आपको पता है। वन शॉट कीजिए, वन शॉट कीजिए। अगर 2 चैप्टर से ज़्यादा का बैकलॉग है, प्लीज़ वन शॉट कीजिए और ऑनेस्ट रहिए, प्लीज़ अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि साल वापस नहीं आना है। ठीक है, लास्ट में आपको सिर्फ गिल्ट रह जाएगा। मैं मेरे मेरे कहने और ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप मोटिवेटेड सेल्फ नहीं हैं तो बड़ा मुश्किल है कि आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ इन सब वीडियोज़ को देखना छोड़िए और सबसे पहले फोकस करिए कि जो भी आपको लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है या फिर मेरी यूट्यूब पर प्रॉब्लम ये है कि मैं छोड़ नहीं सकता, तो सारे ऐप्स को डिलीट कर दीजिए। देखिए, जिस दिन आपको एम्स दिल्ली मिलेगा उसके बाद सारे ऐप्स आप डाउनलोड करके अपनी रील्स बना सकते हैं या रील्स देख सकते हैं, जो भी आपको मन करे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लाइफ लॉन्ग आपको मौज मस्ती हो जाएगी उसके बाद, बट उसके बाद आपके पास टाइम है, आप रिलैक्स हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ ये जो स्ट्रेस भरा जो टाइम है, इसको मुझे पता है, मैंने फेस किया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और वो भी ऐसा नहीं है कि मैं तो ड्रॉपर था, तो मैंने फेस किया है, तो मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ फोकस करिए। एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिवली सुनिए। और मैं बोलूँगा इस वीडियो को आप थोड़ा सा 1.5x या 2x पे देखिए, क्योंकि थोड़ी सी लंबी बन गई, आई एम रियली सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि क्या। सो हमने सब कुछ ही डिस्कस कर लिया। आपको पता है कि सब कुछ ही डिस्कस हो चुका है कि क्या नाम है, 170+ के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहला, मैं फिर भी समराइज कर देता हूँ। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली रूटीन को सुधारिए। 4 घंटे टाइम दीजिए, 2 घंटा फॉर लेक्चर एंड 2 आवर फॉर द रिवीजन एंड डीपीपी, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपको मैंने बता दिया कि वो चेकलिस्ट आपको कवर करनी है। पहले तो लेक्चर, फिर डीपीपी या जो भी आपको मिलती है। उसके बाद आपको पता है कि थर्ड वन इज़ फॉर द रिवीजन पार्ट, एंड फोर्थ वन अगर आपके पास टाइम है तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, बट अभी मैं नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, है ना, कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें सब कुछ होगा जो आपकी हर कोचिंग में पढ़ाया जाता है, वो सब कुछ होगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, मेरी तरफ से सिर्फ शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट की आप टेंशन ना लें। बस आपका काम ये तीनों को कवर करना है। और जब आप फेब या मार्च में वीडियो देख रहे हो तो इस बात की ना देख रहे हो कि अब क्या करें। अब आप ये देख रहे हो कि आगे मुझे मॉक टेस्ट और रिवीजन कैसे करना है। ओके, सो और मैंने आखिरी में कोड लिखा है ऑब्वियसली, है ना, कि तब तक आपको नहीं रुकना है जब तक कि आपका काम कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कोड आपको दुनिया भर के लिए मोटिवेटेड नहीं रख सकता। आपको खुद से ही खुद मेहनत करनी है एंड वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, क्योंकि सिर्फ ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। ठीक है, रही बात की लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी, है ना। सो अगर आप इफेक्टिवली फोकस करते हैं तो हो सकता है कि आपको आपकी लाइफ के वो इम्पोर्टेंट 5.5 ईयर्स मिल जाएं, जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा एक चेंज तो जरूर कर दें, है ना। आगे तो आपकी मर्जी है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि नीट जिसने क्लियर नहीं किया उसका कुछ नहीं हुआ, है ना। बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, जिन्हें आप भी जानते हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन यू एंड बिकम वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड
be consistent. So best of luck and thank you.